इलास्टिक कॉलिजन इन टू डायमेंशन। सो वी हैव टू बॉडीज ए एंड बी, दो पार्टिकल्स हैं हमारे पास जो कि इलास्टिक नॉन हेड कॉलिजन करेंगे। बेसिकली क्या करेंगे बेटा, नॉन हेड। पहले जो कॉलिजन अपन ने पढ़ रखे हैं वो हेड टू हेड कॉलिजन थे, ये नॉन हेड कॉलिजन रहेगा। अभी अपन इस पे भी आते हैं, नॉन हेड का मतलब क्या होगा। और इसके अंदर क्या है, दो पार्टिकल होंगे, एक पार्टिकल होगा जिसका नाम होगा इंसिडेंट पार्टिकल जो कि आएगा, और दूसरा पार्टिकल जो होगा वो होगा टारगेट पार्टिकल जिससे जाके ये टकराएगा। ठीक है, तो पार्टिकल जो इंसिडेंट होगा दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट पार्टिकल, और जो पार्टिकल जाके टकराएगा, जिससे जाके टकराएगा दैट इज कॉल्ड टारगेट पार्टिकल। उसको आप क्या नाम देंगे, टारगेट पार्टिकल। तो आप देखिए यहाँ पर, सो हमारे पास ये हो गया हमारा ए पार्टिकल, इसका नाम क्या होगा बेटा, इंसिडेंट पार्टिकल, मूविंग विद सम इनिशियल वेलोसिटी, कुछ ना कुछ वेलोसिटी से चल रहा होगा, ये स्वाभाविक है। ठीक है, ये हमारा हो गया ओरिजिन, ये हो गया आपका वाई एक्सिस। ठीक है, और पार्टिकल मूव कर रहे हैं अलोंग द एक्स एक्सिस, किधर मूव कर रहा है, और ये हमारा यहाँ पर पहुंचा, और यहाँ जाने के बाद ये दूसरे टारगेट से टकरा गया। अब हेड टू हेड कॉलिजन नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको इधर बना दिया। हेड टू हेड होता तो बिल्कुल उसके सामने ही जाकर वो लगता। तो ये वाला पार्टिकल जो है टकराने के बाद इस तरीके से इधर, और ये वाला जो पार्टिकल है टकराने के बाद कुछ इस तरह। ठीक है, इन डायरेक्शंस में ये वेलोसिटी से जाना शुरू कर देंगे। सो आफ्टर कॉलिजन इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी, सपोज v1, और इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी, सपोज v2। कितनी वेलोसिटी हो गई, v2। ठीक है, और ये वाला जो एंगल है, सपोज दिस एंगल इज थीटा एंड दिस एंगल इज फाई। ये एंगल कितना बन गया, थीटा एंड फाई। यहाँ पर एक क्वेश्चन जरूर बनेगा कि जब मासेस सेम होते हैं तो थीटा और फाई के बीच में क्या रिलेशन होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है। उसको अपन देखते हैं, हम क्या करते हैं, इसको रिजॉल्व कर देते हैं। तो रिजोल्यूशन के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ ऊपर बना देता हूँ ताकि आपको क्लियर, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा कर लीजिए। सो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा बेटा, v1 cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो गया v1 sin थीटा। हम यहाँ भी बना सकते थे पर होच पोच हो जाता है, इसलिए अपन ने इसको अलग कर। सो दिस इज v2 cos थीटा, एंड दिस वन इज v1 थीटा, क्या फाई लिखिए, थीटा की जगह क्या लिखिए आप, फाई। सो दिस इज v2 sin फाई, v2 sin फाई। जितना एंगल ये होगा इतना एंगल ये वाला होगा, हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिया, ये ट्रांसवर्सल हो गया। सो बेटा ये हो गई हमारी बात, और ये हमारा हो गया मास m2 जिससे जाके आप टकराए थे। ठीक है, और ये वाला जो व्हाइट वाला है ये तो ऑलरेडी ए मास है ही से। तो नॉन हेड कॉलिजन का मीनिंग समझ में आ गया सबको। नॉन हेड कॉलिजन का मतलब है हेड टू हेड नहीं होना चाहिए, इस तरीके से कॉलिजन होना है। ठीक है, सो आफ्टर कॉलिजन ये वाला जो पार्टिकल है वो यहाँ पहुंच गया, सो दिस इज ए, और ये वाला पार्टिकल हो गया आपका बी, मूविंग विद द वेलोसिटी v2। यहाँ पर हमको सिंपली सिर्फ इक्वेशंस बनानी है, और इक्वेशन में इतने ज्यादा वेरिएबल है कि आपको कुछ ना कुछ कंडीशन दी होगी, आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपन लगाते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या लगाते हैं अपन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अच्छा, यहाँ पर भी दो डायरेक्शन दी हुई है, तो अलोंग एक्स एक्सिस, सबसे पहले अपन किधर लगाते हैं बेटा इसको, अलोंग एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस वाले कंपोनेंट। तो देखिए क्या हो रहा है, आपका मास m1 u1 इज इक्वल टू, बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू m1 v1 cos थीटा प्लस m2 v2, बी वाले का मास में m2 v2 cos फाई। ये सब x डायरेक्शन के कंपोनेंट्स ले लिए मैंने, ये वेलोसिटी कंपोनेंट, ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी, और मास तो हमारे पास पहले से ही है। नाउ अलोंग y डायरेक्शन, अलोंग y एक्सिस में क्या हो रहा है बेटे, y एक्सिस में आपके पास जो है m1 v1 साइन थीटा किधर जा रहा है, अपवर्ड, माइनस m2 v2 साइन फाई किधर आ रहा है, डाउनवर्ड। और y डायरेक्शन में इनिशियली तो कुछ था ही नहीं, इनिशियली तो y डायरेक्शन में कुछ था ही नहीं। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। नाउ अप्लाई काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का भी लॉ लगा लेते हैं। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
इसको भी आप अप्लाई कीजिए। सो देखिए इनिशियल कितना है, हाफ ऑफ m1u1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2v2 स्क्वायर। ये हमारा बन गया एनर्जी कंजर्वेशन लॉ का भी रूल लगा दिया हमने। बट यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, बहुत सारे डेटा है, जैसे जो जो डेटा गिवन है वो क्या है, m1 m2 और u1, सिर्फ तीन ऐसे डेटा है जो आपको दिए हुए हैं, एक तो ये वाला और ये वाला। और आप इक्वेशंस में जाके देखेंगे तो आपको थीटा भी चाहिए, आपको फाई भी चाहिए, आपको v1 भी चाहिए, v2 भी चाहिए, कोई एक आधी मिसिंग हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ अननोन ज्यादा है और इक्वेशंस जो है वो सिर्फ तीन इक्वेशंस है। तो नंबर ऑफ इक्वेशंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन होने पर ही आप सोल्यूशन बना सकते हो। बट ऐसा नहीं है कि इसका सोल्यूशन नहीं होगा। इसका सोल्यूशन कैसे होगा कि आपको जो प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे उसके अंदर कुछ डेटा आपको दिया जाएगा, जैसे थीटा की वैल्यू दे सकते हैं, फाई की वैल्यू दे सकते हैं, v1 दिया जा सकता है, v2 निकालना है। तो ऐसे पहले जो अपन ने क्वेश्चंस किए हैं उसके अंदर दिए हुए सभी है। ठीक है, जो आपने क्वेश्चंस किए थे ना उसके अंदर ये दिए हुए हैं। तो ओवरऑल ये है कि आपको मैक्सिमम डेटा प्रोविजन होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको इक्वेशन बनाना आना चाहिए। तो इक्वेशन सबको क्लियर है? इक्वेशन तक आ गए अपन सब क्लियर? से यस और नो। हाँ। चलो, यस सर। अब अपन बेटा इसके अंदर कुछ कंडीशन लगाते हैं। जैसे पहली कंडीशन हमारी है, इलास्टिक कॉलिजन की बात कर रहे हैं अपन, तो अपन यहाँ पर कुछ कंडीशंस लगाते हैं। इलास्टिक कॉलिजन ये समझने लायक, और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इलास्टिक कॉलिजन ऑफ टू आइडेंटिकल टू आइडेंटिकल आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, एक जैसे मासेस होना चाहिए, जिनका मास सेम हो, वेट सेम हो, सब कुछ बिल्कुल एक जैसे आइडेंटिकल पार्टिकल्स। तो क्या बोलता हूँ मैं, इसका मतलब क्या होगा, m1 = m2 = m। आइडेंटिकल का मीनिंग तो यही होता है। अब इसमें आप लगाइए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अगली बार से अपन इसको लिखेंगे LCM, है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये अपन अगली बार से लिखेंगे। क्या मोमेंटम बनेगा बेटा, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू, टकराने के बाद तो पहले वाले का प्लस दूसरे वाले का मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इसको हम एक और काम कर सकते हैं, अगर हम काइनेटिक एनर्जी का भी रूल लगाते हैं, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसको भी अपन लिखेंगे LCE, है ना, बार बार इतना बड़ा नहीं लिखते हुए। तो हमको पता है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में एक रिलेशन है, P = √2mE। ये रिलेशन है, यहाँ से आप E की वैल्यू निकालेंगे तो P² /2m = E। तो यहाँ पर भी अपन इसी फार्मूले को यूज कर रहे हैं। तो क्या होगा बेटा, P1² = P1 प्लस P2 बोल लो, /2m2। ठीक है, और हमारा प्रॉब्लम क्या है, m1 = m2। सो m1 = m2 = m। सो दैट सारे m क्या हो जाएंगे आपके, कैंसिल हो जाएंगे, 2 भी कैंसिल कर देंगे। सो फाइनली यू विल गेट P²P'² प्लस P2'²। तो एक तो हो सकता है आपसे यही पूछ लिया जाए, कुछ इस तरह की इक्वेशन आपको दिख जाए। दूसरी बात ये है कि पीछे चल के वापस देखते हैं। अब यहाँ पर अगर हम इनके रिजल्टेंट को कंबाइन करने गए तो ये बनाएगा बेटा पैरेललोग्राम लॉ। क्या बनाएगा ये, पैरेललोग्राम लॉ। तो दोनों वेलोसिटी या दोनों वेलोसिटी के बीच का जो एंगल है वो कितना है, θ + φ। तो वेलोसिटी को मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बन जाएगा मोमेंटम। तो यहाँ का मोमेंटम जो है सपोज P1' है, और यहाँ का जो मोमेंटम है वो कितना है, P2' है। तो हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, वेक्टर फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, वेक्टर फॉर्म कैसा है हमारा, पैरेललोग्राम लॉ वाला कैसे लगाते थे, R = √F1² + F2² प्लस ट्वाइस F1 F2 cos थीटा। उस कॉन्सेप्ट को मैं लेके यहाँ पर
आता हूं। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को ही अपन, सॉरी, इसमें लेके आते हैं। तो यूजिंग पैरेललोग्राम, किसको यूज कर रहा हूं मैं? यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ, किसको यूज कर लेते हैं? लॉ ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। जब आप इसको यूज करने जाएंगे तो P1 इज इक्वल टू P1 डैश स्क्वायर प्लस P2 डैश स्क्वायर प्लस ट्वाइस P1 P2 डैश, और थीटा की जगह क्या लिखेंगे बेटा? थीटा प्लस फाई, यही एंगल है दोनों के बीच में, ठीक है। अब क्या बात हो रही है हमारी, तो भाई हमको इसकी वैल्यू पता है, ये अभी हमने कैलकुलेशन किया है यहाँ पर, तो इसको रख देते हैं अपन P1 स्क्वायर। सो P1 स्क्वायर इज इक्वल टू P1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस P1 डैश P2 डैश कॉस थीटा प्लस फाइव। सो ये इससे कैंसिल कर दीजिए, सो 0 इज इक्वल टू P1 डैश P2 डैश कॉस थीटा प्लस फाइव। और आप फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो इसको भी डिवाइड कर दीजिएगा, तो कॉस थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू 0। और कॉस में क्या होता है बेटा? 0 कब मिलता है आपको? 0 कब मिलता है? जब आपका एंगल कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि अगर दोनों मासेस जो हैं वो सेम है, दोनों मासेस जो हैं वो आइडेंटिकल हैं, तो इन इलास्टिक कॉलिजन, वो भी नॉन हेड टू हेड के अंदर केस क्या बनेगा हमारा? तो वो केस बनेगा कि दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितने डिग्री आ जाएगा? 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो मैं इसको लिख भी देता हूँ, द टू आइडेंटिकल मासेस, क्या लिख देता हूं मैं इसको? टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स मूव एट राइट एंगल राइट एंगल राइट एंगल्स आफ्टर इलास्टिक टू डायमेंशनल, दो डायमेंशनल भी हो गया ये, तो टू डायमेंशनल कॉलिजन, ठीक है। सो यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जैसे हमने बताया था कि अगर दोनों मासेस बराबर हो तो एनर्जी मैक्सिमम ट्रांसफर होती है, वो था वन डायमेंशनल हेड टू हेड। और नॉन हेड टू हेड में याद रखने वाली बात क्या है कि कॉलिजन के बाद जो एंगल्स बनेगा वो कैसा बनेगा? ये दोनों एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे? परपेंडिकुलर। ये दोनों एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे? परपेंडिकुलर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? बन जाएगा। इज इट क्लियर? इसके बाद इसमें एक और यस। इम्पोर्टेंट बात है, दैट इज कॉल्ड ग्लेजिंग ग्लेजिंग कॉलिजन। ये एक नया वर्ड है जो कि ये भी बात हो सकती है, अगर थोड़ा सा पेपर आगे पीछे बनाया जाए ना तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है बेटा? कॉलिजन का जो थीटा एंगल है, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल एंड फाई इज ऑलमोस्ट 90 डिग्री, तो क्या होगा? एक ग्लेजिंग जो कॉलिजन हो रहा है, इसका मीनिंग क्या होता है? व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, कितना स्मॉल है? मतलब 1 या 2 डिग्री, वेरी स्मॉल, एंड फाई फाई इज ऑलमोस्ट, भाई फाई 90 डिग्री के बराबर कब हो सकता है? जब थीटा बहुत ही छोटा हो। थीटा क्या हो? बहुत ही छोटा हो, ठीक है। सो फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो आपका जो इक्वेशन हमने बनाई है, कौन सी वाली? पीछे जाके देखते हैं, इक्वेशन 1 और 2 की अगर बात करें, यहाँ वाली जो इक्वेशन है 1 और 2, और इनमें अगर अपन वैल्यू रखेंगे तो देखो क्या होगा, ये कॉस 90 होके 0 हो जाएगा, और कॉस 0 ऑलमोस्ट 0, 0 ही है समझिए। तो देखो ये क्या होगा, एम से एम कैंसिल, तो U1 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? V1। U1 इज इक्वल टू V1, ठीक है। और V2 की अगर बात करोगे तो V2 0 हो जाएगा ऑलमोस्ट, यहाँ पे दिख ही रहा है हमको, ठीक है। तो यहाँ से हमको लेना है फिर इसको। सो फ्रॉम इक्वेशन क्या लिख दूं मैं? फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना, एंड 2, दोनों इक्वेशन की हेल्प से हमको पता चल रहा है कि U1 जो है वो V1 के बराबर हो जाएगा, एंड V2 जो है वो 0 हो जाएगा। U1 किसके बराबर हो जाएगा? V1 के, और V2 जो है वो 0 हो जाएगा। V2 0 होने का मतलब क्या है? कि वो पार्टिकल चला ही नहीं आगे, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ टारगेट पार्टिकल जिससे जाके आप टकराए,
तो टारगेट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बेटे? जीरो। क्यों जीरो हो जाएगी? क्योंकि ये तो चले ही नहीं ना, ये तो ये जीरो आ गया। ये जीरो होने से काइनेटिक एनर्जी मूव ही नहीं किया है। ठीक है। तो जो ग्लेजिंग आपका कॉलिजन है, इसमें इंसिडेंट पार्टिकल डज नॉट लूज एनी एनर्जी। यहाँ पे क्या हुआ? इंसिडेंट पार्टिकल ने अपनी कोई एनर्जी लूज नहीं करी है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एंड डिफ्लेक्टेड ऑलमोस्ट अनडाइवर्टेड, और बिना किसी डाइवर्जन के वो सीधे की सीधे चला गया। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आ गई, इन्हें ग्लेजिंग कॉलिजन। द इंसिडेंट पार्टिकल, द इंसिडेंट पार्टिकल क्या हो बेटा? इंसिडेंट पार्टिकल का, द इंसिडेंट पार्टिकल डज नॉट, द इंसिडेंट पार्टिकल डज नॉट लूज एनी एनर्जी, एनी एनर्जी, एनी एनर्जी, एंड इज डिफ्लेक्टेड ऑलमोस्ट अनडाइवर्टेड, डाइवर्ट ही नहीं हुआ, अनडेविएटेड एज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। मतलब ये आपका डाइवर्ट ही नहीं हुआ। ठीक है। ये आपका क्या हुआ? डाइवर्ट ही नहीं हुआ। ये कहानी कैसी हो गई भाई? यहां से चले, इस लाइन के अंदर जाना था, ये वाला यहाँ रह गया, इससे थोड़ा सा टकराए जरूर थे, पर ऐसे कैसे सीधे ही चलेंगे। ना बी का कुछ हुआ, ना ए को कुछ फर्क पड़ा, ये ऐसे कैसे इसी लाइन में ये चला गया 0 डिग्री के अंदर। ठीक है। और जो काइनेटिक एनर्जी थी वो जैसी एज यूजुअल थी वैसी चलते रहे। ठीक। जस्ट छू के निकल जाने वाली बात है ये, और कुछ भी नहीं इसके अंदर। ठीक। यहाँ पर कोई दिक्कत? बना सकते हैं। तो हाँ इसमें सर। याद रखने वाली बात कौन सी बेटा? ये वाली। इसमें याद रखने वाली बात कौन सी है? ये वाली, कि अगर 0 डिग्री का एंगल हो जाएगा तो फर्स्ट वाले की एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, जैसा था इंसिडेंट पार्टिकल वैसे ही आगे की तरफ बढ़ जाएगा। ठीक। चलो, आ रहा बेटा? समझ में आ रहा है यहाँ तक? से यस और नो? हम्म। यस सर। अब इसी केस में वापस से अपन चलते हैं हेड ऑन कॉलिजन। इसमें चलते हैं अपन वापस से हेड ऑन कॉलिजन। अब हेड ऑन कॉलिजन का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि फाई की जो वैल्यू है वो क्या हो जाए? जीरो हो जाए। भाई थोड़ा सा भी डाइवर्टेड ना हो। तो टारगेट पार्टिकल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल। तो टारगेट पार्टिकल भी किस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा? इंसिडेंट पार्टिकल में। टारगेट पार्टिकल जो है वो किस में मूव कर जाए? तो कॉस जीरो की वैल्यू, कॉस फाइव की जगह अब क्या बन गया मेरे पास? कॉस 0 डिग्री हो गया वापस से 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या इक्वेशन थी मेरी? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, वापस से दोनों इक्वेशन की तरफ चलना पड़ेगा। सो m1 u1 इज इक्वल टू क्या था? m1 v1 cos थीटा प्लस m2 v2 cos फाइव। सो नाउ cos फाइव इज 0, तो ये हो गया आपका 1। तो फाइनली वी विल गेट u1 इज इक्वल टू m1 v1 cos थीटा प्लस m2 v2। ये हमारी नई इक्वेशन बन के आ गई। ठीक है बेटा, ये वाली बात भी समझ में आ गई अपने को, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी। और m1 v1 साइन थीटा माइनस m2 v2 साइन फाइव इज इक्वल टू 0 होगा। तो ये पैरामीटर आपका 0 हो जाएगा। सो m1 v1 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी तो आपकी रिमेन अनचेंज ही रहने वाली, उसमें तो कुछ अंतर आएगा ही नहीं। ठीक है। सो क्लियर हो गई यहाँ तक बात बेटे? इसमें कोई डाउट? सो बैलिस्टिक पेंडुलम, बैलिस्टिक पेंडुलम का डायग्राम आपके सामने हमने बना के रखा हुआ है। A ballistic pendulum is a device used to measure the velocity of fast moving projectile, fast moving projectile such as rifle bullet. It consists of block of wood suspended. तो ये आपकी हो गई राइफल बुलेट, और ये हो गया आपका वुड का एक ब्लॉक हो गया। ठीक है। जैसे ही आप इसमें फायर करेंगे तो इसके साथ एम्बेडेड हो जाएगा, और ये इसके बाद इसको एच हाइट तक लिफ्ट कर देगा। ठीक है। तो हम यहाँ पर लगाते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या लगाते हैं बेटा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है। अप्लाई एलसीएम।
सही है। एलसीएम का मतलब क्या हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अप्लाई एलसीएम। एलसीएम मतलब मैथमेटिक्स वाला एलसीएम मत समझ लेना। तो देखो क्या हुआ आपका, फाइनली m प्लस m हो गया, दोनों मास जो है कनेक्ट हो गए। फाइनली v वेलोसिटी चल रहे हैं, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी बेटा, उसकी कितनी थी, तो जो वेलोसिटी ऑफ बुलेट थी वो आपके पास निकल के आ गई। या फास्ट मूविंग प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी आपने इस फार्मूले से निकाल दी। ठीक है, ये हो गया आपका काम। ये जस्ट वैसा ही है जैसा आप रिकॉइल वेलोसिटी के केस में करके आए थे ना, उसी टाइप का काम यहाँ पर भी हो रहा है। भाई कि वही तो नहीं, पर उसी टाइप का है। ठीक है बेटा, यहाँ तक हो गई। तो ये आपने क्या करा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दिया आपने बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन। अब अपन लगाते हैं यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन। क्या लगाते हैं अपन, कि जितनी भी एनर्जी उसके अंदर है वो सारी की सारी इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर भी क्या हो गया, बुलेट इसके साथ ही जुड़ गया है। बुलेट इसके साथ क्या हो गया है, जुड़ चुका है। ठीक है, यहाँ पर भी जब इसके अंदर आ गए तो बुलेट क्या हो गया, प्लस है। तो अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या अप्लाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी आफ्टर कॉलिजन क्या होगी, यही होना चाहिए। बिफोर कॉलिजन क्या हो जाएगी, एम प्लस एम इंटू जी एच। तो देखो ये थी बिफोर, और ये हो गई आपकी आफ्टर। आफ्टर वो क्या हो गया, एच हाइट ऊपर की तरफ चला गया। आफ्टर क्या हो गया, वो एच हाइट ऊपर की तरफ चला गया। सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। सो v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। तो ये वो आपका फाइनल वेलोसिटी आ गई जिससे ये ऊपर की तरफ जाएगा, और उसको यहाँ पुट कर दीजिए। तो स्मॉल v इज इक्वल टू m प्लस m डिवाइडेड बाय m इंटू रूट 2gh। ये देखिए आप, ठीक है, ये आपके पास आ गया इसका फार्मूला। अगर अब आपको एच हाइट पता चल जाए तो आपका काम हो जाएगा। भाई वुड का मास आपको पता है, बुलेट का मास आपको पता है, सिर्फ आपको क्या पता चलना चाहिए, एच आपको पता चल जाए तो आपका काम हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत बन सकता है। अब एच निकालने के लिए भी हमारे पास कॉन्सेप्ट है, एच और थीटा के लिए भी हमारे पास कॉन्सेप्ट है। तो वो क्या कर सकते हैं, इस ट्रायंगल में देखिए आप, इस ट्रायंगल में देखिए आप, कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू एल माइनस एच अपॉन एल, ये हो गया हमारा पर। ठीक है, 1 - h/l, यहाँ तक कोई दिक्कत। उसके बाद हमारे पास फार्मूला क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू m प्लस m का स्क्वायर कर लो आप। हमने बोथ साइड क्या कर दिया, उसको स्क्वायर कर लिया, और 2gh ले लिया, अंडर रूट के कारण हमने करके, और यहाँ से आप h की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1/2g mv अपॉन m प्लस m का स्क्वायर। मैंने इसको रीअरेंज कर दिया, इसका मल्टीप्लाई इधर करके डिवाइड कर दीजिए, और यहाँ से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 - 1/2g एम वी अपॉन m प्लस m का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से आप थीटा निकालेंगे तो कॉस इनवर्स 1 - 1/2g एम वी अपॉन m प्लस m का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका थीटा। ठीक है, तो आपने ये एंगल भी कैलकुलेट कर लेना है। अगर जरूरत हो तो एंगल कैलकुलेट करो, और जरूरत हो तो हाइट कैलकुलेट करो। ये हाइट का कॉन्सेप्ट हो गया यहाँ पर। तो ये हो गई कहानी हमारी प्लेलिस्टिक पेंडुलम। यहाँ पर एल भी तो आएगा, h/l है ना ये, l/h। यहाँ पर l/h भी अपने को लगाना है।